Hello everyone, this is Silky Khanna and this video is to explain the syllabus. But that does not mean कि मैं line by line यहाँ पर syllabus read out करने वाली हूँ. वो application पर भी available है, आप read कर सकते हैं. Rather in this video, I would try to explain कि किस topic से किस तरीके के questions exam में पूछे जाते हैं और क्या pattern है questions का जो कि exam में continuously पूछे जा रहे हैं. So moving on to our very first slide. अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि पेपर 1 में जनरल पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. सो 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. 10 टॉपिक्स हैं, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, सो 5 इंटू 10 टोटल 50 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, सो 50 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स इज इक्वल टू 100 मार्क्स. टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है पेपर 1. नाउ स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज टीचिंग एप्टीट्यूड. तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ज़्यादातर सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू यूज़ योर कॉमन सेंस. टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी आंसर किए जा सकते हैं. ज़्यादातर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाती है और ये देखना चाहते हैं एग्जामिनर कि जो स्टूडेंट है वो जब टीचर बनेगा तब वो किस तरीके से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेगा. सेकेंड थिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस में 6-7 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट थिंग, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि आपको एक स्कूल टीचर के तौर पे सोचना है. आप अपने आप को एक कॉलेज टीचर या एक कोचिंग टीचर के तौर पर रखकर मत सोचिए क्योंकि कॉलेज टीचर का काम अलग होता है, स्कूल टीचर का काम अलग होता है. कॉलेज टीचर जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रोन अप स्टूडेंट्स आते हैं, जबकि जो एक स्कूल टीचर है उसके पास वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे को पढ़ाएगा भी, कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करेगा, आंसर भी लिखवाएगा, कॉपी भी चेक करेगा, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करेगा, उसका मॉरल डेवलपमेंट भी करेगा, उसको अच्छी हैबिट्स भी सिखाएगा, उसका वाइड इवैल्यूएशन करेगा ताकि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसके पेरेंट्स को सही रिपोर्ट भी दे सके. सो एज़ कम्पेयर टू अ कॉलेज टीचर, एक स्कूल टीचर का काम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उसके पास छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनको अभी पर्सनालिटी से लेके कम्युनिकेशन स्किल्स तक, पढ़ाई से लेके मॉरल डेवलपमेंट तक सब कुछ करना पड़ेगा. जबकि जो कॉलेज टीचर है उसके पास ग्रोन अप अडल्ट्स आते हैं तो उनको जो है ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो बेसिकली जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर करेंगे देन यू हैव टू थिंक लाइक अ स्कूल टीचर. कॉलेज टीचर या कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हायर एजुकेशन टॉपिक में आते हैं. सो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप स्कूल टीचर के तौर पे खुद को रख के सोचिए. नेक्स्ट थिंग, थिंक लाइक एन एथिकल स्कूल टीचर. अब एथिकल टीचर कौन होता है? एथिकल टीचर वो माना जाएगा जो हर तरीके से बच्चे की लर्निंग और बच्चे के लर्निंग आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, किसी भी प्रकार से बच्चे के डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने दे. तो जब आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, देन यू हैव टू थिंक लाइक एन एथिकल स्कूल टीचर. किसी भी तरीके से बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लर्निंग, उसके लर्निंग आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट निकल के आना चाहिए है. ये देखिए, इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स लर्निंग. सो जो कुछ भी एक स्कूल टीचर करता है वो बच्चे के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए करता है. अब बात करते हैं रीसेंट चेंजेस की कि इस टॉपिक में जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें क्या रीसेंट चेंजेस आए हैं. देखिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी समय से टीचिंग में आ रहे हैं. करेंटली जो ऐड हुआ है वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग थ्योरीज एंड देयर ऑथर्स. इंडियन ऑथर्स प्लस फॉरेन ऑथर्स, उनकी जो एजुकेशन रिलेटेड थ्योरीज़ हैं उन थ्योरीज़ के ऑथर्स का नाम और वो थ्योरीज़ क्या एक्सप्लेन करती हैं, क्या कहना चाहती हैं, ये एक रीसेंट एडिशन है टू टॉपिक.
इनसे भी अब क्वेश्चंस आने लगे हैं, और इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो फिर फैक्चुअल हैं, क्योंकि थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी का ऑथर कौन है, और थ्योरी में क्या कहा गया है, ये एक फैक्चुअल चीज़ है। इसके लिए आपको थ्योरी, उनके ऑथर के नाम, इन चीज़ों को याद करना पड़ सकता है। बट फिर भी टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक रहेगा अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करें तो। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टडी करना, उनको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो होता क्या है, अगर 6 स्टेटमेंट्स एक क्वेश्चन में आई हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम 2 स्टेटमेंट ऐसी होती है जो पहले एक पेपर में आ चुकी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुकी हैं। तो अगर आप सिर्फ 2-3 स्टेटमेंट्स को लेके भी कंफर्म हो सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो आप जो है आंसर निकाल सकते हैं कोट्स में से। सो बेसिकली जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएं तो उसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो उनमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि एनटीए ने किस स्टेटमेंट को सही माना है, ट्रू माना है, किस स्टेटमेंट को गलत माना है, फॉल्स माना है, सो दैट जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो आप एटलीस्ट कुछ स्टेटमेंट्स को लेके श्योर हो सकें कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स में गलत मानी गई थी और ये स्टेटमेंट सही मानी गई थी। इससे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने में काफ़ी आसानी होगी कमिंग एग्जामिनेशन में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च एप्टीट्यूड। लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड से पहले आई वुड एक्सप्लेन अबाउट कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने टीचिंग की बात करी, और टीचिंग और कम्युनिकेशन दोनों जॉइंट टॉपिक्स हैं। दोनों से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टीचिंग और कम्युनिकेशन दोनों का जिक्र किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में किसी टीचर का कम्युनिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए टीचिंग की नॉलेज भी चाहिए है आपको, और कम्युनिकेशन की भी नॉलेज चाहिए है। सो टीचिंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉइंट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन में भी क्वेश्चन ज़्यादातर सिचुएशनल ही आते हैं और क्लासरूम कम्युनिकेशन पर बेस्ड आते हैं। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक एक दे रखा है मास मीडिया, ये मास मीडिया जो है 2012 से पहले वाले पेपर्स में आया करता था। अभी अगर हम करंट पेपर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि मास मीडिया से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो मेन फोकस है वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन पर, कि क्लासरूम में टीचर का कम्युनिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए है, और क्लासरूम की जो कम्युनिकेशन सिचुएशंस होती हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीसेंट चेंज क्या है, नया एडिशन क्या है, देखिए इस टॉपिक में, कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड मॉडल्स। कम्युनिकेशन की थ्योरीज, कम्युनिकेशन के मॉडल्स और उनके ऑथर्स, और कोई भी थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, क्या कहना चाहती है, इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगेन, वैसे तो कम्युनिकेशन भी बहुत स्कोरिंग है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन पे फोकस रहता है, लेकिन करेंटली जो थ्योरी और मॉडल्स और उनके ऑथर्स वाला पार्ट ऐड हुआ है, उसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस तरीके के मॉडल्स हैं, उनके ऑथर कौन से हैं। ये एक रीसेंट एडिशन है। नाउ कमिंग टू रिसर्च, वेरी स्कोरिंग बट डिफिकल्ट टू। रिसर्च जो है बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखते ही थोड़ा डर लगता है स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले तो डर निकाल दो। ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं। रिसर्च जैसा टॉपिक आप नहीं, कोई भी पर्सन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। इनफैक्ट आप ये याद रखिए, अगर आपको पूरे नेट के एग्जामिनेशन में कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं हो सकता है, सब बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो। बस उस टॉपिक को आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। तो आप उसी टॉपिक को जब 2-3 बार रीड करेंगे तो वो अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डरना छोड़ दीजिए पहले तो। दूसरी बात, ये चीज़ भी छोड़ दीजिए, दिमाग में ये मत लाइए कि हाँ भाई ये एक टॉपिक डिफिकल्ट है तो ये हम पढ़ के नहीं जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। हर टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो रिसर्च एप्टीट्यूड का प्लस पॉइंट क्या है, बहुत स्कोरिंग है और इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आने का चांस नहीं है, वेग क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
स्ट्रेट अवे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी ना के बराबर आते हैं इससे। सो बेसिकली अगर आपने रिसर्च अच्छी तरीके से स्टडी किया है तो इसमें स्ट्रेट अवे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। कंफ्यूजन का, वेगनेस का स्कोप नहीं है। बस आपको करना यह है कि रिसर्च एक बार में समझ में आना थोड़ा मुश्किल है तो एक बार नहीं, इस टॉपिक को 2 बार 3 बार स्टडी कीजिए। और वैसे भी अगर आप रिसर्च को इस टाइम पे अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो ये आपके पीएचडी एंट्रेंसेस में भी काम आएगा, और इसके अलावा आगे पीएचडी में भी, कोर्स वर्क में भी, और पीएचडी करते टाइम भी रिसर्च में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आपके काम ही आएगा। तो रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो फ्यूचर में भी आपके काफ़ी काम आएगा। तो इसको आराम से 2-4 बार स्टडी कीजिए, अपने आप ये आपको समझ में आने लगेगा। फर्स्ट टाइम में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसको बार बार रीड कीजिए, ये तरीका है इस टॉपिक से निपटने का। देन मूविंग ऑन टू next one. So the next topic that we have is ICT. ICT again very scoring. इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिनका स्ट्रेट अवे एक आंसर होता है, ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन का चांस नहीं है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और दूसरी बात, कोई बहुत हाई लेवल के आईटी स्किल्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चेक करने की कोशिश करी जा रही है आईसीटी के थ्रू। सो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक आईटी स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सो अभी तक हमने जिन 4 टॉपिक्स की बात करी है, विच इज टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी, सो आई वुड से दीज 4 आर वेरी स्कोरिंग। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है एज कंपेयर टू another 2 topics. टोटल 6 थ्योरी टॉपिक्स हैं। 6 थ्योरी टॉपिक्स में से ये 4 बहुत स्कोरिंग हैं, इनको हर हालत में पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब मैंने बात करी another 2 टॉपिक्स की, बचे हुए जो 2 थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो स्कोरिंग नहीं है। सो मूविंग ऑन टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, दिस इज नॉट दैट स्कोरिंग। देखिए इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, क्या पैटर्न है। अगर आप जो है इसमें 8-10 साल पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो आप देख सकते हैं डिज़ास्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आया करते थे। कौन सा डिज़ास्टर कहाँ पर आया, कौन से ईयर में आया, उस डिज़ास्टर का क्या नाम था। देयर वाज अ टाइम जब बहुत सारे डिज़ास्टर्स वर्ल्ड को और इंडिया को हिट कर रहे थे, तो फोकस जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे था। बट राइट नाउ जो इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। सो अभी जो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं। दूसरी चीज़, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों से अर्थ को बचाने के लिए जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं और जो नए नए एनर्जी सोर्सेस डेवलप किए जा रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इस तरीके के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, नेशनल लेवल के एग्रीमेंट्स और इंडिया में स्पेशली जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, उन सब से क्वेश्चंस आने का चांस ज़्यादा होता है। सो अब आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आने का कोई स्कोप ही नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज़, करेंटली वर्ल्ड का, इंडिया का जिन चीज़ों पे फोकस होगा उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। सो बेसिकली जब बात आती है करंट अफेयर्स की तो इस टॉपिक में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ रटना पड़ेगा, क्रैमिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएंगे। और होता क्या है, करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कितना भी स्टडी कर लो, इट इज़ सो वाइड कि कुछ ना कुछ बाहर से आ ही जाएगा। तो अगर पीपल एंड एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये मत सोच के चलिए कि आप 5 के 5 आंसर कर लेंगे। अगर आप 5 में से 3 भी आंसर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है, एक टॉपिक को कंप्लीटली कवर करने के चक्कर में कहीं बाकी के टॉपिक्स रह ना जाएं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पीपल एंड एनवायरनमेंट छोड़ना है, वो भी पढ़ना है, लेकिन उसको इतना डीपली मत पढ़िए कि बाकी के टॉपिक्स की प्रिपरेशन के लिए टाइम कम पड़ जाए। क्योंकि आप कितना भी डीपली इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है।
बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स रिलेटेड हैं इससे। सो आप जो है इसको काफ़ी डीपली पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, जो करंट टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं उन पे फोकस रखिए, उनको पढ़ के जाइए। 5 में से 3 क्वेश्चन भी लग गए तो इट मीन्स अच्छा किया है आपने एग्जाम में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। So the next one that we have is higher education system, governance, polity and administration. Now this is also not that scoring. ये भी scoring नहीं है। क्यों मैं कह रही हूँ कि ये scoring नहीं है? क्योंकि इसमें historical questions काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैं आपको example देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये रीसेंट चेंज है, ये रीसेंट एडिशन हुआ है। जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये रीसेंट चेंज है, पहले नहीं आते थे। आपने नाम सुना होगा पुरानी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ का, तक्षशिला, नालंदा। So ranging from Takshashila to Nalanda establishment to Buddhist education to Vedic and ancient education system, ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। पहले इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आया करते थे। पहले क्या होता था, हायर एजुकेशन से 3 क्वेश्चन और इसी का एक पार्ट है गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे 2 क्वेश्चन, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन आया करते थे जिसमें से 2 क्वेश्चन पॉलिटी के होते थे। अब जो रीसेंट चेंज देखा जा रहा है, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या है, पॉलिटी को तो हटा दिया है, ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। अगर आप लास्ट 2 पेपर्स देखें तो पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा फोकस जो है वो हायर एजुकेशन पे आ गया है और हायर एजुकेशन में जो वैदिक, जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमारा NTA हो गया, CBSE हो गया, UGC हो गया, इन सब की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इन सब का मेन वर्क क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वो हमेशा से ही आते हैं। रीसेंट एडिशन हिस्ट्री वाला पार्ट है। इसको मैंने क्यों बोला कि ये ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत वाइड है। आप कितना भी स्टडी कर लेंगे उसके बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बाहर से आ सकता है, जो आपने पढ़ा हुआ ना हो। सो अभी तक हमने 6 थ्योरी के टॉपिक्स को डिस्कस किया, आउट ऑफ विच 2 स्कोरिंग नहीं है और 4 बहुत ही स्कोरिंग है। सो जब आप प्रिपरेशन करें तो आपका फोकस होना चाहिए है इन 4 पे, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और ICT, जो कि बहुत स्कोरिंग है। वहाँ पे आप 5 में से 5 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। जबकि हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये 2 नॉन स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, क्योंकि एक में फोकस करंट अफेयर्स पे है, एक में फोकस हिस्ट्री पे है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप कितना भी क्यों ना पढ़ लें, आप जो है सारे टॉपिक्स को स्टडी या कवर नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ बाहर से ज़रूर आएगा इसमें। फिर देखिए दूसरी चीज़, लोग जनरली बोलते हैं कि भाई GK आ रही है पेपर में, नेट के पेपर में करंट अफेयर्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो नेट का पेपर है उसमें नॉर्मल GK या नॉर्मल करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। जो करंट अफेयर्स आते हैं वो 2 ही टॉपिक से पूछे जाते हैं, विच इज़ हायर एजुकेशन एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट। ये जो 2 टॉपिक हैं, सिर्फ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स से उठ के करंट अफेयर्स आ जाएंगे या एडमिनिस्ट्रेशन से उठ के आ जाएंगे, नहीं। करंट अफेयर आएंगे तो वो किससे आएंगे, गवर्नमेंट के रीसेंट एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आएंगे, जो इंटरनेशनल क्लाइमेटिक एग्रीमेंट्स हैं उनसे आ सकते हैं। हमारे हायर एजुकेशन में जो रैंकिंग्स आती हैं NAC की हर साल, तो कौन से कॉलेज को, कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंकिंग मिली है, या हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसीज़ आती रहती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स और GK अगर पढ़नी है तो वो 2 ही टॉपिक से रिलेट करके पढ़नी है। ओवरऑल करंट अफेयर तो बहुत वाइड हो गया, वो नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर जो पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 ही टॉपिक पर फोकस करके आते हैं, विच इज़ हायर एजुकेशन एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट। सो ये तो था कि आपके जो 6 थ्योरी टॉपिक्स हैं उनमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। So the next one is logical reasoning. Again, logical reasoning का सिलेबस
कोई भी देखता है तो उसको लगता है एकदम से बहुत डिफिकल्ट है। देखो लॉजिकल रीजनिंग में पहले बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते थे, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन टेस्ट वगैरह से क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, हद से हद इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आ गई। बट इसमें जो रिसेंट चेंज देखा गया है दैट इज द एडिशन ऑफ दिस पार्ट, इंडियन लॉजिक। इसमें जो अनुमाना प्रमाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये शब्द सुनकर और देखकर ही बच्चे पहले ही जो है हिम्मत हार जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। तो देखिए नो डाउट इंडियन लॉजिक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये भी याद रखिए कि अभी इतना ज़्यादा फोकस है इस टॉपिक के कि अगर लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी किसी पेपर में तो 5 में से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंडियन लॉजिक से पूछे जा रहे हैं। तो यानी कि ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है अगर आप इसको ठीक से पढ़ ले तो। वही रिसर्च वाला केस है, इसमें भी पहली बार पढ़ोगे टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिन चीज़ों के नाम ही हमने कभी नहीं सुने हैं, जब हम उसको फर्स्ट टाइम रीड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें डिफिकल्ट लगेगी। लेकिन वहीं पर हिम्मत मत हारिए, आप ये सोचिए कि ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है, बहुत लिमिटेड सब टॉपिक्स हैं। अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 5 में से 5 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट की तरह नहीं है कि कितना भी पढ़ लो बाहर से कुछ आएगा। इसमें बाहर से कुछ आने का ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं। आप उनको अच्छे से स्टडी कीजिए, पहली बार देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा, आप 2 बार 3 बार रीड कीजिए, 2 बार 3 बार पढ़ने पर तो समझ में आएगा। इसमें आप इजीली 5 में से 4 तो ठीक कर ही सकते हैं एटलीस्ट। सो बेसिकली यहाँ पर भी आपको बस फोकस रखना है, दिमाग में ये बात रखनी है कि ये टॉपिक स्कोरिंग बनाया जा सकता है। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार वीडियोस देखिए, समझ में आएगा। बस डर निकाल दीजिए मन से। Then next one, so the next one that we have is mathematical reasoning and aptitude. अब देखिए दो तरीके के बच्चे होते हैं, पहले जिन्हें मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती है, वो तो खुश हो जाएंगे ऐसा टॉपिक देख के। दूसरे जिन्हें मैथ से हमेशा से डर लगता आया है, सो उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जिन्हें मैथ से डर लगता है। लेकिन इस टॉपिक को आप छोड़िए मत। क्यों? देखो बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स आती है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादातर रिपीट होता है। आप जो है प्रीवियस 5 पेपर्स भी अगर करके जाते हैं तो उसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है क्वेश्चंस रिपीट बेसिस पे बहुत आते हैं, इसमें नए क्वेश्चंस कम मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे के पेपर्स में भी देखने को मिलेंगे। बस क्या होता है, वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, बाकी ले दे के काफ़ी हद तक क्वेश्चन सेम ही रहता है। सो जिन लोगों को मैथ से डर लगता है वो भी इस टॉपिक को छोड़े नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं एटलीस्ट उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इसमें जो रीसेंट चेंज आया है वो है ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये नया ऐड हुआ है। फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेजेस, ये टॉपिक्स पहले नहीं थे सिलेबस में, ये रिसेंटली ऐड किए गए हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं इनको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कितने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, नहीं। इनसे बहुत बेसिक मैथमेटिक के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वही है, एडवांटेज ये है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करके अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 5 में से 3 मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जिनको मैथ्स से डर लगता है, और जिनको मैथ्स पसंद है वो तो इस बेसिक मैथ्स के लेवल के क्वेश्चंस को 5 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब इसमें बात आती है कमांड ओवर लैंग्वेज की। चाहे आप हिंदी मीडियम से पेपर अटेम्प्ट करें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पेपर अटेम्प्ट करें, लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगी तो ये कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही स्कोरिंग होगा, बहुत ही आसान टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। और जिन लोगों का भाषा के ऊपर कमांड नहीं है उनको कॉम्प्रीहेंशन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। बट व्हाट इज़ द वे टू अटेम्प्ट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज? कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, सबसे पहले पैसेज मत पढ़ो। देखो आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लो और हर क्वेश्चन में जो कीवर्ड हो उसको मार्क कर लो, या फिर जो भी आपके पास रफ पेपर हो उस पर लिख लो
कि भाई ये कीवर्ड हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस में से, पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसमें से कीवर्ड्स लिख लेने हैं, उसके बाद आप पैसेज रीड करिए। तो क्या होगा, जब आप पैसेज रीड करेंगे तो वही शब्द जब आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे तो आप जो है ये भी नोट कर लीजिए कि कौन से पैसेज में कौन सा शब्द आया है। आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर वर्ड जो इस क्वेश्चन में आया है वो पर्टिकुलर वर्ड इस पैसेज में भी आया है, तो वहीं से आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए, फिर पैसेज को रीड कीजिए, पैसेज में जहाँ जहाँ वो कीवर्ड्स आ रहे हों उनका ध्यान रखिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कीवर्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कहाँ पर था, कहाँ से इसका आंसर हमें ढूंढना चाहिए है। सेकेंड थिंग, ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्वेश्चन सीक्वेंस में होते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ से, सेकंड क्वेश्चन सेकंड या थर्ड पैराग्राफ से, इस तरीके से ज़्यादातर सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके से आप ढूंढिएगा आंसर्स। अनदर थिंग, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे पैसेज में, पूरे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ऑथर क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए कैसे आंसर करना है। अगर ऑथर आपको पैसेज में किसी नए ट्रेंड के बारे में, किसी नई चीज़ या किसी नई डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, लेकिन ना उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, यानी कि ना ही उसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस बता रहा है, ना ही उसकी बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रहा है, ना ही डिसएडवांटेजेस बता रहा है, बस एक नए ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इंफॉर्मेटिव पैसेज हुआ। अगर ऑथर किसी चीज़ की तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहा है, उसके प्रोज बता रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता रहा है, तो यानी कि वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऑथर किसी चीज़ की कमियां बताए जा रहा है, लिमिटेशंस बताए जा रहा है, तो मतलब वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स से ऑथर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है और ये बता रहा है कि ह्यूमन बींग्स को अपनी हैबिट्स में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या क्या बदलाव लाने चाहिए हैं, ताकि दुनिया को सस्टेनेबल तरीके से चलाया जा सके। तो यानी कि वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली आपको ओवरऑल पैसेज पढ़ के ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि पैसेज में ऑथर क्या रिफ्लेक्ट करना चाहता है, क्या चाहता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, या आप लोग किसी चीज़ से खुश हो जाएं, उस चीज़ को परचेज करें, उसका प्रमोशन कर रहा है, या फिर किसी चीज़ की कमियां, उसकी लिमिटेशंस निकाल रहा है, या फिर वो आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ ओवरऑल पैसेज को रीड करके समझने के बाद ही आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट टॉपिक इज डाटा इंटरप्रिटेशन। मैंने क्यों कहा था जिनको मैथ से भी डर लगता है वो छोड़े नहीं टॉपिक। क्यों? अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड छोड़ भी देते हो तो भी डाटा इंटरप्रिटेशन तो है। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डाटा इंटरप्रिटेशन, 10 क्वेश्चन छोड़ना बेवकूफ़ी होगी एग्जाम में। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में देखिए क्या है, बहुत तरीके के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट। लेकिन ज़्यादातर नेट के पेपर में जो पूछा जाता है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, दैट इज टेबल फॉर्म। अगर आप 2012 से पहले के पेपर्स देखेंगे तो पाई डायग्राम वगैरह से, हिस्टोग्राम से क्वेश्चंस आते थे, बट अगर आप रीसेंट पेपर्स देखेंगे तो करंट फोकस जो है वो टेबल डायग्राम्स पे ही है। टेबल बनी हुई आती है जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले 5 साल के पेपर लगा लो, उन्हीं में से एक ना एक डीआई की फॉर्म नेक्स्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी। सो बेसिकली क्वेश्चन जो है सिमिलर होते हैं, रिपीट बेसिस पे आते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती है। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी कोई लगा ले, स्पेशली वो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस भी लगा लेंगे तो भी चांसेस हैं कि वो अटेम्प्ट कर पाएंगे डीआई का क्वेश्चन। रिपीट बेसिस पे आ रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? कैलकुलेशंस बहुत लेंदी आ रही हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में। सो आपको मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशंस पॉइंट वाली, डेसिमल्स वाली आजकल ज़्यादा आ रही हैं पेपर में। सो ये टाइम टेकिंग है, ये इसका डिसएडवांटेज है।
अब एक कॉमन प्रॉब्लम जो सारे ही टॉपिक्स में आप लोगों को आएगी, वो है क्वेश्चन की गलत इंटरप्रिटेशन निकालना। कई बार हमें देखते ही क्वेश्चन इतना आसान लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ है, फटाफट से आंसर कर देते हैं। आप आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको आंसर कर देते हैं, आपको सही आंसर पता होगा फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों? शायद आपने पूरा क्वेश्चन रीड ही नहीं किया। तो भले ही आपको क्वेश्चन इजी लगे या क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, उसको रीड तो पूरा करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में, वो ये है कि आपको क्वेश्चन कंप्लीटली फुल्ली रीड आउट करना है, उसका सही इंटरप्रिटेशन, सही मतलब निकालना है, तभी उसको आंसर करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं और लैंग्वेज को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज़ का परसेंटेज चेंज, प्रतिशत बदलाव निकालने को कहा, अब बच्चे ये नहीं समझ पाए कि कौन से 2 ईयर्स का परसेंटेज चेंज निकालना है, तो उन्हें सब कुछ आने के बावजूद वो आंसर गलत कर देंगे। क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट करिए, क्वेश्चन को रीड करके सही से समझिए और फिर आंसर कीजिए। अब ये तो थे 10 टॉपिक जिससे मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। देखिए, तो देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अटेम्प्टिंग एग्जाम। याद हो अगर आपको, तो मैंने बोला था प्रिपरेशन के टाइम पे टॉपिक मैनेजमेंट करना है, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, और एग्जाम के टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि आपका पेपर छूटे नहीं। तो देखिए, देर आर 6 थ्योरी टॉपिक्स, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, ये 4 स्कोरिंग वाले। हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट कम स्कोरिंग है। तो ये 6 थ्योरी टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस हो गए? 30 क्वेश्चंस इन टोटल। तो ये 30 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू शुड कीप इन माइंड। ये जो 30 थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, अगर आप 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन करते हैं तो मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगना चाहिए? 30 मिनट्स। इसमें कई बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होते हैं, उनमें आधा मिनट ही लगेगा, लेकिन कई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 6 स्टेटमेंट दे रखी होती है, उसमें फिर 2 मिनट भी लग सकते हैं। कहने का मतलब है ओवरऑल मैनेज करके ये 30 क्वेश्चंस, ये थ्योरी टॉपिक्स आपको 30 मिनट्स में निपटाने हैं। इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हैं इनके लिए। दूसरी चीज़, हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने बताया इसमें करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हायर एजुकेशन में हिस्टोरिकल एजुकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा। इसमें कॉमन सेंस लगने के चांसेस भी कम होते हैं। इसमें अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, याद करी हुई है, तो आप आंसर कर पाएंगे, वरना आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं क्वेश्चन को कि बाद में करेंगे। क्यों? जादू हो जाएगा पूरे टाइम ड्यूरेशन में, कुछ मैजिक हो जाएगा कि जो चीज़ पहले नहीं आती है बाद में उसका आंसर आ जाएगा। भाई, बाद के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं जिसमें कॉमन सेंस लगना हो, सोचना समझना हो, और सोच समझ के आप आंसर कर सकें। जो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई जादू तो हो नहीं जाएगा कि पहले नहीं आता था और बाद में कोई आपको इन्फॉर्मेशन आके दे जाएगा। नहीं, वो अगर पहले नहीं आता है तो वो एग्जाम के एंड तक भी नहीं आएगा। होगा क्या, अगर आप इस क्वेश्चन को बाद में करने के लिए छोड़ देंगे, तो एक तो दिमाग में एंशियसनेस रहती है कि हाँ भाई 4 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, 4 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं। तो एक ये एंशियसनेस दिमाग में बन जाती है। दूसरा, टाइम वेस्ट होता है। जब आप एंड में वापस से उन क्वेश्चंस को करने के लिए आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का ही मार के आओगे, उसी टाइम तुक्का मारो, बाद के लिए मत छोड़ो। बाद के लिए वो क्वेश्चन छोड़े जाते हैं बेटा जहाँ पे दिमाग लगना हो, जहाँ पे ये सोचा जाए कि हाँ भाई हम तसल्ली से सोच समझ के आंसर करेंगे तो आंसर निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़े जाते हैं बात के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हो और वो इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं हो, उसमें तो तुक्का ही मारना है। तो वो हैंड टू हैंड तुक्का मारो ताकि आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं रहे कि हाँ मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, मुझे वो अटेम्प्ट करने बाकी हैं। फिर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। 5 मिनट देने हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बताया है तो डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो इनको 5 मिनट में ही सॉल्व करना है।
देन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, इसीलिए यू कैन गिव 10 मिनट्स। कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से रीड करना होगा, इसीलिए इसको भी आप 10 मिनट दे सकते हैं। और DI में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस आ रहे हैं, याद रखना क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है, डर मत बैठा लेना कि भाई DI में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा, नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न वही आएगा प्रीवियस ईयर पेपर जैसा, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। कैलकुलेशन टाइम ले सकती है, इसीलिए मैंने बोला कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो सकती है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो इसमें 15 मिनट्स लग सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात भाई, रही बात मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और DI की, जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है वो पहले मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और DI कर ले, कॉम्प्रीहेंशन बाद में करें। और जिनका मैथ्स वीक है लेकिन लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा है, वो पहले कॉम्प्रीहेंशन कर ले, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और DI बाद में कर ले। तो देखो ये जो तीनों टॉपिक हैं, ये जो तीनों चारों टॉपिक हैं, ये थोड़े से टाइम टेकिंग है। इसमें आपको अपने आप चूज करना है कि आपकी मैथ्स अच्छी है या आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा है, आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं। जो चीज़ अच्छी हो पहले वो वाला टॉपिक अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, अब ये टोटल टाइम देखिए कितना हो गया, 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25 एंड 15, 40 मिनट्स ये, 30 मिनट्स ये, सो 40 एंड 30, 1 hour 10 minutes. So this is the ideal time for attempting paper 1, 1 hour 10 minutes। मैं कहती हूँ फिर भी 5 मिनट और जोड़ लो, क्योंकि भरोसा नहीं होता इन चारों टॉपिक्स का, कभी DI में फंस गए, कभी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं लगा, कभी कैलकुलेशन लेंदी हो गई, तो 5 मिनट और ऐड कर लो स्पेयर, which makes it 1 hour 15 minutes. Now 1 hour 15 minutes is the maximum। इससे ज़्यादा समय अगर आपने पेपर 1 को दिया तो पेपर 2 छूटने के 100% चांसेस रहेंगे। तो आप जो है आइडियल टाइम लेके चलिए कि 1 घंटा 15 मिनट, दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम। अगर कम टाइम में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम, इससे ज़्यादा पेपर 1 को मत दीजिए। अनदर थिंग, ये जो मैंने पूरी सीक्वेंस बताई है फॉर अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम, ये मेरे हिसाब से एक आइडियल सीक्वेंस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर बच्चे को सूट करे, ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए ये आइडियल सीक्वेंस हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। अगर आपको किसी और तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना सूटेबल लगता है, सही लगता है, तो आप उस तरीके से भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक आइडियल सीक्वेंस थी जो कि मैंने आपको बताई है, आइडियल टाइम ड्यूरेशन था जो कि मैंने बताया है कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में किया जाए। सो थैंक यू। इसी के साथ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।